हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे अंतिम 45 दिनों के महासंग्राम में भारत के इतिहास की। भारत के इतिहास की ये तीसरी वीडियो होगी। 2 वीडियो हमने कर दी हैं जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता को देखा था और वैदिक काल को देखा था, उत्तर वैदिक काल को देखा था। आज हम महाजनपदों के बारे में बात करेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक एग्जाम में एक आध प्रश्न तो पूछा ही जाता है, तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। वीडियो को अंत तक देखना, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पर से देखने को मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे द्वितीय नगरीकरण की। इसके अलावा आप हिंदी की क्लास भी देख सकते हैं। हिंदी भी मैं डिटेल में करा रहा हूँ, तो आप लोगों को बेनिफिट यहाँ पर से मिलेगा। विश्व का भूगोल आप लोग देखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और उत्तराखंड का पर्यटन की मैंने क्लास ले रखी है, इनको भी देख सकते हैं। कंप्यूटर की 4 क्लास करा रखी हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बन जाते हैं। और रीजनिंग भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, जो कि बेसिक से यहाँ पर कराई जा रही है। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट ये हैं यहाँ पर, जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में करा रहा हूँ आप लोगों को। हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें तो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप हिंदी साहित्य पढ़ सकते हैं मेरे से। और इन शॉर्ट वीडियो में मैं किसी एक कवि को लेता हूं और उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को आपके एग्जाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट हो सकती हैं उनको कराने की कोशिश करता हूं। तो आप लोग इनको भी देखा करें। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको अगर कोई चीज़ मिल रही है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको उस चीज़ को देखना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और लास्ट टाइम है, अब पुलिस कांस्टेबल की अगर हम बात करें तो रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। जितना भी आप पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन ज़रूर करें। तो रिवीजन ही है जो कि आपको अच्छे नंबर गेन कराने के लिए मददगार होता है। एक क्वेश्चन मैंने अपने कम्युनिटी बॉक्स में पूछा था, और ये पूछा था कम्युनिटी बॉक्स में, मगध जनपद की राजधानी निम्न में से कौन सी नहीं है। तो कौन सी नहीं है ये क्वेश्चन मैंने पूछा था। और यहाँ पर जो ज़्यादातर बच्चों का आंसर आ रखा है वो आ रखा है पाटलिपुत्र। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने इसमें ये जो नहीं है वो नहीं देखा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से मगध जनपद की राजधानी कौन सी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दोबारा करोगे, और ये आंसर आपका गलत है, पाटलिपुत्र गलत है। तो सही आंसर क्या होगा इस वीडियो में आपको मिलेगा जब हम महाजनपदों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। द्वितीय नगरीकरण की हम बात करें, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसका विकास हुआ है। और ये जो द्वितीय नगरीकरण है ये आपको ध्यान में रखना है कि गंगा नदी घाटी के सहारे विकसित हो रखा है। यानी कि जो गंगा नदी वाला क्षेत्र है वहाँ पर इसका विकास हुआ है। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है गार्डन चाइल्ड। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, द अर्बन रिवॉल्यूशन। आपसे पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है। इस पुस्तक में इन्होंने द्वितीय नगरीकरण के बारे में बात कर रखी है। तो द्वितीय नगरीकरण जो शब्द है और इसको नगरी क्रांति किन्होंने कहा था, तो गार्डन चाइल्ड ने इनको कहा था। तो आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें द्वितीय नगरीकरण के क्या कारण रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था कि वैदिक काल में जो यहाँ की अर्थव्यवस्था थी वो भरण पोषण की अर्थव्यवस्था थी, पशुपालन पर आधारित थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित हो चुकी थी, और यहाँ पर लोहे की भूमिका आ गई थी। लोहे का जन्म यहाँ पर हो चुका था, लोहे की खोज हो चुकी थी। लेकिन लोहे की खोज तो उत्तर वैदिक काल में हो चुकी थी, और द्वितीय नगरीकरण की अगर हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें, उस समय लोहे की भूमिका अधिक मात्रा पर प्रचलन होने लगी। धीरे धीरे करके ये लोहे का उपयोग ज़्यादा होने लगा, और इसका उपयोग कृषि में होने लगा। तो इससे क्या होगा, वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधार मिलेगा। अब आर्थिक स्थिति को सुधार मिलेगा तो ये लोग व्यापार करने लगेंगे, व्यापार वाणिज्य इनका बढ़ेगा, और ये व्यापार वाणिज्य मुद्रा के माध्यम से होता था। तो इस प्रकार यहाँ का जो नगरीकरण है वो एक विकसित रूप में उभरा, और इसी नगरीकरण का परिणाम था कि 16 महाजनपद हैं जिनका उदय होता है। उनके बारे में अभी हम बात करेंगे। इसी समय द्वितीय नगरीकरण के समय में यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक आंदोलन भी हुए थे, हम उनको भी देखेंगे, जिनमें हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म को देखेंगे। राजनीतिक कारण भी इसको हम कहेंगे। द्वितीय नगरीकरण का राजनीतिक कारण ये रहा कि इस समय के जो राजा थे, इस समय के जो शासक थे वो बड़े साहसी थे और योग्य किस्म के थे, जिन्होंने इस नगरीकरण को बढ़ावा दिया।
इसी कारण इस 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को हलचल का काल कहा जाता है। हलचल का काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय एक भारत के इतिहास में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है भारत की अर्थव्यवस्था में, तो इसलिए इसको एक हलचल का काल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम देखते हैं आगे को। इस समय अगर हम बात करें इनकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है। अगर हम बात करें वैदिक काल की, तो उस समय हमारे वहाँ पर वेद थे। उत्तर वैदिक काल की बात करें, हमको उपनिषद आ गए थे, ब्राह्मण आ गए थे, तो वहाँ से हमको जानकारी मिलती है। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, तो इसको हम बोलते हैं वैदिकोत्तर साहित्य या फिर सूत्र साहित्य। यहाँ पर हमको वेदांग देखने को मिलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वेदांगों की संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे 6 है। उपवेद हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उपवेदों की रचना की गई जो कि 4 उपवेद हैं। पुराणों की रचना की गई 18 पुराण हैं। पुराणों को हमने इससे पहले वाली वीडियो में देख लिया था। स्मृति ग्रंथ यहाँ पर आए थे, जैसे कि मनु स्मृति है वो यहाँ पर आई थी। उसके अलावा महाकाव्य, महाभारत, जैसे कि महाभारत और रामायण, इनका यहाँ पर संकलन किया गया था। अब हम एक एक करके सारे चीज़ों को देखेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें वेदांग की, वेदांग के कितने हैं? 6 वेद हैं। 6 वेदों के अंग हैं जिनको वेदांग कहा जाता है। वेदांग का मतलब क्या है? वेदों के अंग। ठीक है दोस्तों, वेदों को समझने के लिए, क्योंकि वेद संस्कृत में लिखे गए हैं और ये हर किसी के समझ की बात है नहीं कि हम उसको पढ़ें, इसलिए वेदों के अंग की रचना की गई, जिससे कि हम वेदों को पढ़ने में हमें सरलता से समझ में आ जाए। तो वेदों के अंग कौन कौन से हैं? शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। एक ऑप्शन इनमें से कोई अलग होगा, तो आपको उसको टिक कर लेना पड़ेगा। इनमें से हमको सभी को नहीं पढ़ना है, हमको यहाँ पर से थोड़ा बहुत व्याकरण के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। व्याकरण की अगर हम बात करें तो इसमें 3 हैं जो कि ग्रंथ हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि की रचना है ये। महाभाष्य, महाभाष्य किसकी रचना है? पतंजलि की। और वर्तिका किसकी रचना है? कात्यायन की। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। अष्टाध्यायी तो न जाने कितने एग्जाम में आपके बना है कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है, तो अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि है। पाणिनि इसके लेखक हैं। अगर हम बात करें इन तीनों को, तो इन तीनों को बोला जाता है मुनित्रय। इन तीनों को सम्मिलित रूप में क्या बोला जाता है? मुनित्रय बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो थोड़ा सा हम अष्टाध्यायी के बारे में जानकारी ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो ये है अष्टाध्यायी। इस अष्टाध्यायी में मौर्य काल से पहले की इतिहास की जानकारी मिलती है। कहाँ की? मौर्य काल से पहले की। मौर्य काल अभी हम इसके बाद वाली क्लास में पढ़ेंगे मौर्य काल और देखेंगे, लेकिन मौर्य काल से पहले की इतिहास की अगर हम बात करें तो ये अष्टाध्यायी से मिलती है। इसके अलावा मौर्य काल में जो राजनीति है, वहाँ की राजनीति के बारे में हमको जानकारी अष्टाध्यायी से मिलती है। तो इतनी बात है जो कि आपको अष्टाध्यायी से ध्यान में रखनी है। अब हम देखते हैं उपवेद। उपवेदों को हम देखें तो उपवेद 4 मैंने उपवेद बताए। हर एक वेद का एक एक उपवेद है। जैसे अगर हम बात करें ऋग्वेद, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद, ठीक है दोस्तों। यजुर्वेद का है धनुर्वेद, इसमें युद्ध संबंधी जो जानकारी है वो मिलती है हमको। सामवेद, इसका जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद, इसमें हमको संगीत के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम बात करें अथर्ववेद की, तो इसका उपवेद है शिल्पवेद। शिल्प, व्यापार, वाणिज्य, ये सारी जो जानकारी है वो हमको इस उपवेद में मिलती है। ठीक है दोस्तों। अगर हम स्मृति ग्रंथ की बात करें तो यहाँ पर कुछ स्मृति ग्रंथ के नाम लिखे हैं जो कि उस समय के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। जैसे कि मनु स्मृति है, नारद स्मृति है, याज्ञवल्क्य है और कात्यायन स्मृति है। इनके अलावा और भी हैं, लेकिन ये क्या है आपके इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं, हमने इनके बारे में स्रोत देख लिए कि हमको कहाँ से जानकारी मिलती है, और थोड़ा बहुत महाकाव्य के बारे में भी देख लेते हैं। तो 2 महाकाव्य हैं, पहला है रामायण, दूसरा है महाभारत।
इनके रचनाकार आपसे पूछ लिया जाता है तो रामायण के रचनाकार हैं आदि कवि वाल्मीकि। आदि कवि वाल्मीकि को इनके रचनाकार माना जाता है रामायण के। रामायण में 24,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 24,000। इसलिए इसको संस्कृत में क्या कहा जाता है? चतुर्विंशति सहस्ति संहिता। आपसे क्वेश्चन यही पूछ लिया जाएगा, चतुर्विंशति सहस्ति संहिता किसको कहा जाता है? तो ये रामायण को कहा जाता है। इसी प्रकार अगर हम महाभारत की बात करें तो वेद व्यास हैं इसके रचनाकार, ये आपको ध्यान में रखना है। आपसे बहुत बार पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि ये जो जय संहिता है वो किसका नाम है? तो जय संहिता महाभारत का ही नाम है, लेकिन इस समय जब इसको जय संहिता कहा गया उस समय इसमें जो श्लोकों की संख्या थी वो 8800 थी, यानी कि 8800 श्लोक इसमें थे। जैसे ही इसमें श्लोकों की संख्या बढ़ती गई तो इसका नाम भी परिवर्तित हो गया। जैसे कि 24,000 श्लोक जब इसमें लिखे गए तो इसको भारत नाम दिया गया। महाभारत को क्या नाम दिया गया? भारत नाम। लेकिन अगर इसमें 1,00,000 श्लोक जब इसमें सम्मिलित किए गए तो तब से हम इसको महाभारत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका जो कि हमने साहित्य देखे इनके, वैदिक उत्तर साहित्य। अब हम चलते हैं महाजनपद की ओर, क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पर 16 महाजनपदों का उदय होता है और किस तरीके से यहाँ पर के जो शासक हैं वो अपना विस्तार करते हैं, क्षेत्र विस्तार करते हैं। तो उस सारी चीज़ों को हम देखेंगे। महाजनपदों की अगर हम बात करें तो इसके साक्ष्य आपसे पूछ लिया जाता है कि महाजनपदों की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है। अब इस समय जो है कौन कौन से धर्म सर्वाधिक मात्रा में प्रचलित हैं? वो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो इनके जो ग्रंथ हैं जैसे कि अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है, भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ है, इनसे ही यहाँ पर 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जाता है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के बारे में, आपको याद करना है। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय करके आ जाते हैं, भगवती सूत्र में बौद्ध ग्रंथ करके आ जाते हैं। तो आप लोगों को इसको थोड़ा सा रिवीजन करना है, एग्जाम से पहले 1-2 बार पढ़ना है, तो डेफिनेटली आप इसको सही आंसर करके आओगे। अब हम 16 महाजनपदों के बारे में बात करेंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं इनकी राजधानियों से बन जाते हैं, और ये राजधानी हर किसी की तो आपको याद करनी नहीं है वैसे फ़िलहाल, और कुछ इम्पोर्टेंट हैं महाजनपद जिनकी आपको राजधानी याद करनी है। उनमें मैंने टिक मार्क कर रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। बकाई आपको आप कर सकते हैं, बाकी 16 के 16 भी आप याद कर सकते हैं, तो वो आपके लिए और अच्छी बात है अगर आप कर सकते हैं तो। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले कंबोज की राजधानी कहाँ है? राजपुर या फिर हाटक। जो भी आपके नाम आएगा राजपुर या फिर हाटक आप उसको कर लेंगे। अब ये क्षेत्र कहाँ पर है? यह है पाकिस्तान का राजौरी और हजारा वाला क्षेत्र। और ये जो क्षेत्र है वो अच्छे किस्म के जो अच्छे नस्ल के घोड़े हैं उनके लिए जाना जाता है भाई। ये जो पाकिस्तान का राजौरी और हजारा क्षेत्र है ये घोड़ों के लिए जाना जाता था उस समय। अगर हम गांधार की बात करें तो इसकी राजधानी है तक्षशिला और पुष्कलावती। क्या है? तक्षशिला और पुष्कलावती 2 राजधानियां हैं इसकी। और ये कहाँ पर है? ये है पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान वाला क्षेत्र। अब हम बात करें कुरु की, तो कुरु है दिल्ली मेरठ हरियाणा वाले क्षेत्र में, इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। अगला देखो सूरसेन है, सूरसेन की राजधानी मथुरा है, और ये कौन सा क्षेत्र है? यूपी वाला क्षेत्र आ जाता है। अगर हम वत्स की बात करें तो वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, और ये यूपी इलाहाबाद में है। काशी की अगर हम बात करें तो काशी ये है इसकी राजधानी वाराणसी, और ये कहाँ पर है? यूपी में है। मगध, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मगध से, और यही कम्युनिटी बॉक्स में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मगध की राजधानी निम्न में से कौन सी नहीं है। तो आप देख सकते हैं मगध की 3 राजधानियाँ थी। राजगृह जिसको गिरिव्रज बोला जाता था, दूसरा है पाटलिपुत्र, और तीसरा है वैशाली। तो ये 3 राजधानियाँ थी, इनके बारे में हम अभी धीरे धीरे करके चर्चा करेंगे। और ये कहाँ पर है? ये बिहार में है। बिहार अभी वर्तमान में ये है। अगली बात हम करें 8वें, तो ये है अंग की राजधानी चंपा है, और ये भी कहाँ पर है? बिहार में है। पांचाल देखो, पांचाल की राजधानी अहिच्छत या फिर काम्पिल्य है जो कि यूपी में है।
कोसल की राजधानी श्रावस्ती या फिर कुशीनगर है और ये कहाँ पर है, यूपी में है। जहाँ जहाँ पर मैंने टिक कर रखा है उसको आप डेफिनेटली याद करना, उसको तो आपको छोड़ के ही नहीं जाना है। बकाई आप हर किसी को याद कर सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पर मैंने टिक मार्क कर रखा है उसको तो आपको याद करना ही है। वज्र की राजधानी अगर बात करें तो वैशाली या फिर मिथिला है, यूपी में ये स्थित है। मल्ल की बात करें तो पावा कुशीनगर इसके राजधानी है और ये कहाँ है, यूपी में। चेदी की बात करेंगे तो शक्तिमती या फिर सूक्तिमती, कोई भी आपके नाम आएगा तो आप इसको टिक कर लेंगे, ये भी यूपी में है। अवंती पूछ लिया जाता है आपसे, अवंती की राजधानी कहाँ है, तो ये है महिष्मती या फिर उज्जैनी या फिर महिष्मती, और ये कहाँ पर है, एमपी मध्य प्रदेश में है अवंती। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अगला है मत्स्य जो महाजनपद है इसके राजधानी है विराटनगर, आपसे पूछ लिया जाता है, ये है राजस्थान में, मत्स्य। अगला देखो लास्ट है अस्मक की राजधानी है पोटन या फिर पोटली या फिर इसी को पाटन भी बोला जाता है, इस टाइप का जो भी नाम आपको मिलेगा तो वो होगी अस्मक की राजधानी। अब ये कहाँ पर है, ये है दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी नदी के किनारे ये अस्मक राज्य आपको मिलेगा। तो एक बार हम देख लेते हैं मैप में कौन सा कहाँ पर है। जैसे कि आप देख रहे हैं तक्षशिला, ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, गांधार और कंबोज आप देख रहे हैं। उसी प्रकार आप यहाँ पर देखेंगे कुरु है, कुरुक्षेत्र आप देख रहे हैं। और आप इसको देखो, मैंने कहा था कि जो महाजनपद हैं वो गंगा नदी घाटी के सहारे विकसित हो रखे हैं सारे शहर। तो ये गंगा नदी इस प्रकार से है और गंगा नदी इस प्रकार से है, तो गंगा नदी के किनारे ही आप देख रहे हैं हर कोई एक इसी के आसपास है। मगध जो यहाँ का सबसे बड़ा है महाजनपद, वो कहाँ पर है, बिहार में, इसकी राजधानी आप देख सकते हैं। और कौशाम्बी यहाँ पर है, चेदी है, मत्स्य, सूरसेन, मथुरा, दिल्ली, आप लोग इसको देख सकते हैं, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ से आप थोड़ा बहुत ये ध्यान में रख सकते हैं कि कौन सा महाजनपद कहाँ पर है। अस्मक गोदावरी नदी के किनारे है, आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको। तो इस प्रकार आप मैप के सहारे से भी इनको समझ सकते हैं। अब देखो मगध का उत्कर्ष हम पढ़ते हैं, इसमें मगध का ही उत्कर्ष क्यों पढ़ते हैं, और अन्य जो राज्य हैं, अन्य जो महाजनपद हैं उनके बारे में हम क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि मगध में जो शासक थे वो बहुत योग्य शासक थे। यहाँ के जो शासक थे इन्होंने क्षेत्र विस्तार की नीति अपनाई थी। हर कोई जो यहाँ का शासक था वो बहुत साहसी और योग्य था, जिसके कारण वो क्या करता था, अन्य राज्यों का, अन्य जो महाजनपद हैं उनका विलय अपने राज्य में कर देता था। इसलिए यहाँ पर मगध का उत्कर्ष होता है और मगध ही है जो कि सबसे बड़ा राज्य के रूप में उभरता है। तो मगध में कितने यहाँ पर वंश आए, इनके बारे में हमसे पूछ लिया जाता है, इनके क्रम आपसे पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले आया था बृहदत्त वंश, फिर उसके बाद आया था हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश और फिर आता है मौर्य वंश, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक की हम बात करते हैं। तो मौर्य वंश को तो हम अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। बृहदत्त वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग और नंद वंश। आप इसको किस प्रकार याद कर सकते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं वह सनम से, व से बृहदत्त, ह से हर्यक, स से शिशुनाग, नौ से नंद वंश, मौ से मौर्य वंश। तो आप लोगों को इस तरीके से इसकी ट्रिक याद हो जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है इनके क्रम के बारे में, तो आप लोग इनको ध्यान में रखना भाई। बृहदत्त वंश के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, और लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहला वंश है जिसने मगध की स्थापना कर रखी है, और इसका जो संस्थापक है उसका नाम है बृहदत्त। बृहदत्त इसका नाम है, जिसके नाम पर ही बृहदत्त वंश है, और इसकी जो राजधानी है वो आपको दिखाई दे रही है गिरिव्रज, या फिर जिसको हम राजगृह बोलते हैं। तो मगध जो महाजनपद है उसकी प्रारंभिक राजधानी आपसे पूछ लिया जाता है, तो प्रारंभिक राजधानी कहाँ है, ये है गिरिव्रज या फिर राजगृह। अब हम देखते हैं हर्यक वंश। तो हर्यक वंश देखो, सबसे पहले इसका आप कालक्रम देख सकते हैं, 544 से 413 BC, ये इसका कालक्रम है। आपको कालक्रम याद नहीं करना है, बस एक समझ होनी चाहिए आपको कि आप किस
समय की बात कर रहे हैं, किस समय का आप इतिहास पढ़ रहे हैं, इस नज़रिए से आप इसको देखने की कोशिश करें। बाकी आपसे यहाँ पर से क्वेश्चन नहीं बनेगा कि कौन सा कालक्रम इनका है। अगर हम हर्यक वंश में बात करें तो कौन कौन से राजा इसमें हैं, सबसे पहले आता है बिंबिसार, फिर आता है अजातशत्रु, फिर उदयन जिसको उदयभद्र भी बोला जाता है, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। आप यहाँ पर बिंबिसार को बिंदुसार मत कर देना, बहुत से बच्चे गलती कर लेते हैं, बिंदुसार बिंबिसार में अलग अलग चीज़ें देख लेते हैं कि एक ही हैं ये बिंबिसार या फिर बिंदुसार। तो हर्यक वंश का पहला जो शासक है वो है बिंबिसार, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हर्यक वंश के बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसको पितृहंतात्मक वंश कहा जाता है। पितृहंता वंश कहा जाता है, क्यों? इसका मतलब ये है कि अपने पिता की हत्या करके यहाँ के जो राजा हैं वो शासन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देखें, अगर बिंबिसार इसका पहला राजा है तो इसकी हत्या कौन करेगा? अजातशत्रु करेगा और शासन की गद्दी में बैठेगा। फिर उदयन क्या करेगा? अजातशत्रु की हत्या करेगा और गद्दी में बैठेगा। अनिरुद्ध उदयन की हत्या करेगा और गद्दी में बैठेगा। मुंडक अनिरुद्ध की हत्या करेगा, गद्दी में बैठेगा। और इस प्रकार से नागदशक मुंडक की हत्या करके अपने इस वंश की गद्दी में बैठेगा। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पितृहंतात्मक वंश कहा जाता है, क्योंकि ये पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठता है। अब हम देखते हैं एक एक करके। तो पहला जो राजा है वह है यहाँ का पहला शासक बिंबिसार। बिंबिसार के बारे में आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये हर्यक वंश का संस्थापक है। क्षेत्रोजस, क्षेत्रोजस इसको अन्य नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके जो अंदर क्षेत्र थे वो बहुत सारे इसके अंदर के क्षेत्र आते थे, बहुत सारे गांवों को इसने अपने अंदर मिलाया था, तो इसलिए इसको क्षेत्रोजस नाम कहा जाता है। श्रोणिक भी इसको कहा जाता है। और इसने महत्वपूर्ण एक नीति का पालन किया था जब ये साम्राज्य विस्तार करता था अपना। पहला तो था मित्र नीति, यानी कि पहले जो इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उनके साथ, उनके शासकों के साथ मित्रवत संबंध रखना है। अगर कोई मित्र नीति से नहीं मानेगा तो उसके वहाँ पर ये वैवाहिक नीति अपना लेता था, यानी कि उनके जो शासक हैं उनके बेटी से या बहन से ये क्या करता था? शादी कर लेता था। तो इसकी बीवियाँ भी एक बीवी नहीं थी, इसकी 2-3 बीवी का इनका जिक्र है। तो वैवाहिक नीति भी ये अपनाता था। और अगर कोई भी शासक मित्र नीति या वैवाहिक नीति से नहीं मानता था तो वहाँ पर ये अपनी युद्ध नीति को लागू करता था। वहाँ पर ये क्षेत्र विस्तार युद्ध के माध्यम से करता था। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, इसने सबसे पहले अंग पर विजय प्राप्त की थी और अंग पर इसने युद्ध नीति के माध्यम से प्राप्ति की थी। अगर हम काशी की बात करें तो इसने काशी को कैसे जीता था? इसने दहेज में प्राप्त किया था। ठीक है, तो काशी इसने कहाँ से प्राप्त किया? दहेज में प्राप्त किया, वैवाहिक नीति से प्राप्त किया था। इसकी राजधानी देखो, इसने मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह में बनाई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और अब हम चलते हैं, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आता है। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करने के बाद कुड़िक उपनाम से ये गद्दी में बैठता है और ये अपने सलाहकार रखता है जिनका नाम है वत्सकार। वत्सकार क्या है? इनके सलाहकार हैं अजातशत्रु के। और वत्सकार की मदद से ये वैशाली पर विजय प्राप्त करता है। ये जो अजातशत्रु है इसको आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जैन धर्म का अनुयायी है। इस समय बौद्ध और जैन धर्म हैं जो कि बढ़ते हैं, अपने चरमोत्कर्ष में आते हैं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि जैन धर्म का अनुयायी था पहले पे। ठीक है, अजातशत्रु के बारे में इतना ही चीज़ें हैं जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है। उसके बाद आता है उदयन, या फिर जिसको उदयभद्र के नाम से जानते हैं। उदयन ने राजधानी को परिवर्तित कर दिया था। देखो अब दूसरी राजधानी हो गई है इसकी। पहली राजधानी कहाँ थी? अभी आपने देखा। और इसने अपनी जो राजधानी है वो कहाँ पर है? पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। राजगृह से इसने राजधानी परिवर्तित करके पाटलिपुत्र को बना दिया है। और ये भी क्या है? जैन धर्म का अनुयायी था। आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि जैन धर्म का अनुयायी कौन सा राजा था, कौन सा शासक था, या फिर बौद्ध धर्म का अनुयायी कौन सा था। तो आप लोगों को इसको याद करना है भाई, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएंगे।
उसके बाद आता है नाग दशक, जो कि है यहाँ का हर्यक वंश का अंतिम शासक। इतने ही शासक हैं जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना है, और नाग दशक है जो कि इसका अंतिम शासक है। इस प्रकार यहाँ पर जो हमारा पहला वंश है वो क्या होता है, इसका हर्यक वंश का अंत होता है। अब हम बात करेंगे हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में देखो, शिशुनाग जो है इसने क्या किया, ये नाग दशक को हत्या करके, नाग दशक की हत्या करके ये शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। ये नाग दशक का क्या था, अमात्य था एक, ये क्या था, नाग दशक का एक अमात्य था। इसने उसको अपदस्थ करके, उसकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, और इसी के नाम पर इसका वंश है। इसकी अगर हम कालक्रम की बात करें 413 से 395 बीसी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। शिशुनाग ने देखो अपनी राजधानी अब परिवर्तित कर दी है। इसने अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित कर दी, वैशाली में परिवर्तित कर दी है, जो कि मगध की तीसरी राजधानी है। मगध की तीसरी राजधानी है वैशाली। तो 3 राजधानियों के बारे में हमने देख लिया, पहली है राजगृह, फिर है पाटलिपुत्र, और तीसरी है वैशाली। इसने क्या किया, मगध में अवंती और वत्स का भी विलय किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और फिर आता है कालाशोक। कालाशोक ने क्या किया, वैशाली से राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र को बनाया। इसने राजधानी को पुनः परिवर्तित करके पाटलिपुत्र ले आया। इतना ही आपको कालाशोक के बारे में ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है नंदीवर्धन। नंदीवर्धन जो है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। बस इतनी ही बात है, यहाँ से आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है। फिर आता है यहाँ पर नंदवंश, और नंदवंश का अगर हम कालक्रम देखें 345 से 322 बीसी है। इसके जो संस्थापक हैं नंदवंश के, उसका नाम है महापद्मनंद। महापद्मनंद इसके क्या हैं, संस्थापक हैं। और ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है बहुत बार कि जो पाणिनि हैं वो किसके समकालीन थे, तो नंद वंश में महापद्मनंद के समकालीन थे पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी थी। इसके बारे में हमने देख लिया है। अब यहाँ से नंद वंश से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि इसका अंतिम शासक कौन था, तो यह है घनानंद, और इसी के समय सिकंदर का आक्रमण यहाँ पर होता है। ये चीज़ें अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। देखो भाई, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो महाजनपद थे उनमें हमने मगध को पढ़ा। मगध में हमने जितने भी वंश हैं सभी वंशों को पढ़ा है। अभी हमने मौर्य वंश को नहीं पढ़ा है, मौर्य वंश को हम अलग से पढ़ेंगे। और इसी समय में हमने यहाँ पर देखा कि घनानंद जो है वो यहाँ का शासक है, और उसके समय में विदेशी आक्रमण होते हैं और सिकंदर आक्रमण उस समय होता है। लेकिन अगर हम बात करें भारत में विदेशी आक्रमण की, तो भारत में मौर्य काल से पहले, कब, मौर्य काल से पहले 2 आक्रमण होते हैं। पहला है ईरानी आक्रमण, दूसरा है यूनानी आक्रमण। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है, भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसने किया, तो ईरानियों ने किया था भाई, जिनको हम फारसी या फिर पारसिक आक्रमण भी बोलते हैं। इसको हम हखामनी आक्रमण भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर ईरान है, ईरान में एक वंश था जिसका नाम है हखामनी वंश। तो हखामनी वंश ने ही यहाँ पर भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किया था 516 बीसी में, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हखामनी आक्रमण। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इंडिया का मैप बना रखा है। पश्चिमोत्तर भारत तक्षशिला वाला क्षेत्र है, और ये गांधार वाला क्षेत्र है, और ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, और इस प्रकार से सिंधु नदी है, और मगध यहाँ पर है। तो यहीं पर हमारे आक्रमण होते हैं, जो कि तक्षशिला, गांधार वाला क्षेत्र है, सिंधु नदी वाला क्षेत्र है। पश्चिमोत्तर भारत में ही यहाँ पर ईरानी और यूनानी आक्रमण होते हैं। इसके बाद ये आगे को नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि भारत में मजबूत यहाँ पर राजा थे, मजबूत शासन व्यवस्था इनकी थी। तो ये लोग हैं जो कि अपने पैर ज़्यादा नहीं पसार सके, लेकिन सिंधु नदी तक इनका यहाँ पर विस्तार देखने को मिल जाता है। अब अगर हम बात करेंगे भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला विदेशी शासक कौन सा है। भारतीय उपमहाद्वीप क्वेश्चन कह रहा है, ये देख लो आप लोग, इसको ध्यान में रखना कि क्वेश्चन क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप।
भारतीय उपमहाद्वीप की अगर हम बात करेंगे, इसमें अफगानिस्तान भी आ जाएगा और पाकिस्तान भी आ जाएगा। तो इसमें आक्रमण करने वाला जो पहला व्यक्ति था वो था साइरस प्रथम। साइरस प्रथम ईरान का हखामनी वंश का पहला शासक था। उसने यहाँ पर आक्रमण किया और गांधार क्षेत्र में वो आया था। गांधार क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि जैसे ही वो भारत को आने के लिए यहाँ से आगे को बढ़ा तो भारतीयों ने उसको क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था, जिस कारण साइरस प्रथम सिंधु नदी पार करके भारत नहीं आ पाया। तो इतनी बात है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। भारतीय उपमहाद्वीप, इस पॉइंट को आप नोट डाउन करना महत्वपूर्ण तरीके से। अब आप देखो यहाँ पर मैंने लिखा है भारतीय उपमहाद्वीप के बाद पहला विदेशी शासक भारत पर आक्रमण करने वाला। अब यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप नहीं है बल्कि यहाँ पर भारत आ गया। तो भारत में आक्रमण करने वाला, सिंधु नदी से भी इधर को आने वाला जो व्यक्ति है वो है डेरियस प्रथम, या फिर इसको दारा प्रथम भी कहा जाता है, और ये ईरान के हखामनी वंश का शासक था। ठीक है दोस्तों, अब इसके जो आक्रमण है इसकी जानकारी हमको इसके अभिलेखों से मिलती है, और इसके 3 अभिलेख थे। पहला है तख्ते बही का अभिलेख, दूसरा है पर्सिपोलस और नक्श ए रुस्तम का अभिलेख। ये तीनों अभिलेख आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं, यूकेपीएससी के एग्जाम में। तख्ते बही का अभिलेख, पर्सिपोलस, नक्श ए रुस्तम का अभिलेख, इनका संबंध किससे है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो यह है दारा फर्स्ट या फिर डेरियस फर्स्ट। तो गाइज, इस प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं किस प्रकार से ईरानी आक्रमण है। आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो। इसके अलावा आप यहाँ पर देखो, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है हेरोडोटस। ये इतिहासकार हैं और इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका। इस पुस्तक में भी ये जो दारा प्रथम है इसके आक्रमण की जानकारी इस पुस्तक में मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं 331 बीसी में अरबेला का युद्ध होता है। और ये अरबेला का युद्ध 331 बीसी में किस किस के मध्य होता है, ये होता है सिकंदर और दारा तृतीय। ये दारा तृतीय कौन है, ये है हखामनी वंश। जो दारा प्रथम है उसी वंश का अंतिम शासक है दारा तृतीय, और ये ईरान का शासक है दारा तृतीय। लेकिन अगर हम सिकंदर की बात करेंगे तो ये यूनान का शासक है। कहाँ का, यूनान का शासक है। इस युद्ध में, अरबेला के युद्ध में सिकंदर ने दारा तृतीय को हराया था और ईरान पर अपना साम्राज्य विस्तार किया था। यूनान से इसने अपना साम्राज्य विस्तार ईरान में किया था, इसलिए इसको सिकंदर महान कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसने अपना जो क्षेत्र विस्तार है वो किया था ईरान तक, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सिकंदर महान। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि सिकंदर महान था, लेकिन इसने भारत में विजय प्राप्त नहीं की, कभी भारत में इसने अपना क्षेत्र विस्तार नहीं किया। तो इसलिए हम भारत की दृष्टि से इसको कभी भी सिकंदर महान आप लोग नहीं माने। ठीक है दोस्तों, आप लोग ये ना सोचें कि इसने भारत पर अपना साम्राज्य विस्तार किया था। इसने ईरान वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर अपना साम्राज्य विस्तार किया था, जिस कारण अरबेला के युद्ध में विजयी होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, सिकंदर महान कहा जाता है। अगर हम भारत के महान की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य महान था, अशोक महान था भारत का, लेकिन सिकंदर महान हम नहीं कहेंगे भारत के लिए। अब अगर हम बात करें यूनान के आक्रमण की, तो देखो यूनान यानी कि ग्रीक आक्रमण, तो सिकंदर के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसका अन्य नाम क्या है, अलेक्जेंडर तृतीय इसका नाम है, और इसके पिता का नाम आपसे बहुत बार पूछा गया है, फिलिप द्वितीय। माता का नाम ओलंपियस। ठीक है दोस्तों, इनके माता पिता का नाम आप बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है। जिस समय इसने यहाँ पर आक्रमण किया, सिंधु नदी से होकर खैबर दर्रे से भारत पर आया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे उस समय मगध का जो शासक था वो कौन था, घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद इस समय शासक था, लेकिन ये सिकंदर मगध जनपद तक नहीं पहुँच पाता है। तो घनानंद के बारे में हमने देखा, मगध का शासक कौन था, घनानंद। अभी हमने यहाँ पर मैप में देखा था कि तक्षशिला, उस समय तक्षशिला के जो प्राचार्य थे वो कौटिल्य थे। कौन थे, कौटिल्य थे। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाएगा
तो ये हाइडे स्पीस का युद्ध पूछ लिया जाता है, जिसको हम झेलम का युद्ध कहा जाता है, और ये झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था, इसलिए इसको झेलम का युद्ध कहा जाता है। हमने देखा था ना, जब हम नदियाँ पढ़ रहे थे तो सिंधु नदी आती है, सिंधु की फिर सहायक नदी झेलम नदी है, तो झेलम नदी तक ही ये भारत पर आ पाया था। उसके बाद ये क्या हुआ था, यहाँ से वापस चला गया था। भारत में पोरस था एक पंजाब का शासक, उसके साथ इसका युद्ध होता है और इसमें पोरस की हार हो जाती है, और पोरस को ये बंदी बनाकर ले जाता है अपने साथ। और इस युद्ध में पोरस की हार का एक मुख्य कारण ये था कि जो भारत के शासक हैं सांबी और शशिगुप्त, इन दोनों ने सिकंदर का साथ दिया था। तो हमारे भारत में जब भी आक्रमण होता है, भारतीयों को अगर हराने की बात होती है, तो उस समय ऐसा आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, जब भी विदेशी आक्रमण हुए हैं तो कहीं ना कहीं विदेशियों की जो मदद की है वो भारतीयों ने ही की है। भारत के जो शासक हैं, उन्हीं के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उन्हीं ने कहीं ना कहीं उनकी मदद की है, तभी यहाँ पर जो ये पोरस है उसको पराजय मिलती है, वरना ये एक महान शासक यहाँ का हुआ करता था। अब यहाँ पर देखो, भारत के उसके बाद सिकंदर जब इसको बंदी बना के ले गया था पोरस को, तो कुछ समय बाद सिकंदर ने इसको रिहा कर दिया था पोरस की साहस को देखते हुए। और क्योंकि जब ये वहाँ पर इसको ले गया था सिकंदर पोरस को, तो इसने एक क्वेश्चन किया कि आपके साथ किस प्रकार का सलूक किया जाए, किस प्रकार का व्यवहार किया जाए। तो पोरस ने बिल्कुल साहस भरे शब्दों में कहा था, वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। तो इस साहस को देखते हुए ये इससे प्रभावित हो गया था सिकंदर पोरस से, और इसने पोरस को क्या कर दिया था, वापस कर दिया था और बंदी बना के छोड़ दिया था। अब हम बात करते हैं सिकंदर के साथ जो भारत आने वाले जो कुछ व्यक्ति हैं, उनके नाम आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे कि नियारकस। नियारकस कौन था? ये सिकंदर का सहपाठी था और जल सेना का अध्यक्ष भी था। अनीसोक्रीटस। अनीसोक्रीटस कौन था? नौसेना का अधिकारी था। उसके अलावा अरिस्टोबुलस। ये 3 व्यक्तियों के नाम आपको पूछ लिए जाते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्या था जो कि इनके साथ भारत आया था? बुकेफला। बुकेफला जो कि सिकंदर के घोड़े का नाम था। आपसे बहुत बार पूछ लिया गया है सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था, तो ये है बुकेफला। इसके अलावा इनके जो एक सेनापति है जिसका नाम है पेडियस, वो भी भारत आया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी बेबीलोना में। तो दोस्तों इस प्रकार से है जो कि हमारा विदेशी आक्रमण भी समाप्त हो जाता है और महाजनपद समाप्त हो जाता है, और हमने बेहतरीन तरीके से इस क्लास को कर लिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मौर्य काल या फिर हम बौद्ध या फिर जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच।